हेलो बच्चों, तो जैसे कि हमको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे इंटर में क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब क्या करेंगे हम, उसके आगे क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने आज अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ईएमएफ क्या होता है, हमने पढ़ा सेल क्या होता है, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि सेल आया कैसे था, सेल बना कैसे था, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीजन पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने कुछ कैलकुलेशंस किए, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ख़त्म कर चुके हैं। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हम इससे आगे क्लास बढ़ाएंगे और अब इससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे कि अभी तक मैंने आपको बताया है कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अगर आपको टेम्परेचर दिया हो, प्रेशर दिया हो या ये सारी चीज़ें दी हुई हो, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे कुछ मैं आपकी रिवाइज करा दूँ कि जैसे मैंने बताया कि जो आपका ये बना था, सेल बना था, हमने क्या किया था कि एक CuSO4 में हमने क्या लिखा, एक जिंक रॉड डाल दिया और फिर हमने देखा कि यहाँ से क्या हो रहा है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और ऐसे करके एक फेनोमेना उत्पन्न हुई जिसको बाद में हमने सेल बोला। फिर हमने डैनियल सेल की बात की। डैनियल सेल में हमने यही काम किया, बस हमने क्या किया कि 2 बीकर लिया, एक में जिंक और जिंक ZnO4 डाला, दूसरे में कॉपर और CuSO4 डाला और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर हो रहा है और वहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे एक चीज़ बन रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, डैनियल सेल बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। फिर आपको मैंने पढ़ाया कि सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया कि एम माली लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज करिए कि यहाँ पे ऐसे करके चीज़ें लिखी हुई है, सपोज करिए कि M और M ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो और ऐसे करके चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ऐसे करके कोई चीज़ लिखी हुई है। तो हमने बनाया कि क्या है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन हमें ये दिखाता है कि जैसे मैंने बताया था आपको कि ये जो सेल बनता है उसमें चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं, मतलब जो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा और जो हम राइट हैंड साइड लिखते हैं वो राइट हैंड साइड में ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या होगा कि इस तरह हमने क्या करते हैं कि सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे हमने बोला ये क्या होता है, ये होता है सॉलिड फेज। जो आपके मतलब लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल और जो आपके राइट हैंड साइड होगा उसको क्या बोलेंगे आप, उसको बोलेंगे आप रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। मतलब जो आपके लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो इधर होगा वो क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और जो उधर होगा उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन हाफ सेल। ये मैं इसके बाद अच्छे से बना दूँ। देखिए बच्चों, देखेंगे यहाँ पे क्या, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे हमने लिखा ये, इसको चेंज कर देते हैं और ये सॉलिड है। जैसे हमने 2 चीज़ें लिखी। अब बच्चों हम इसमें क्या पाएंगे, उससे पाएंगे कि यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हुई हैं और ये दोनों क्या है, ये दोनों है सेल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, अब ये क्या है, ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये जब भी आप लिखेंगे तो हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा और इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल और ये जब भी होगा तो आपके किसमें होगा, राइट हैंड साइड में होगा। तो ये क्या है, ये आपका ऑक्सीजन हाफ सेल है जो कहाँ होगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा और ये क्या है, रिडक्शन हाफ सेल जो हमेशा कहाँ पर होगा, राइट हैंड साइड में होगा। जो ध्यान देने वाली बात ये है इसमें कि यहाँ पे आप चार्ज देख रहे हैं, ये चार्ज किसमें है, राइट साइड में और यहाँ पे चार्ज किसमें है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो बच्चों ये चीज़ें आप याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रीज़न है कि ये सारी चीज़ें आपको बार बार आएंगे और बार बार आपको परेशान करेंगे। तो आप याद रखेंगे कि हमेशा ऑक्सीजन हाफ सेल लेफ्ट हैंड साइड में होता है, रिडक्शन हाफ सेल राइट हैंड साइड में होता है और ऑक्सीजन हाफ सेल में जो चार्ज वाला पार्ट होता है वो राइट हैंड साइड लिखते हैं और रिडक्शन वाले में जो चार्ज वाला पार्ट होता है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं और याद कर लीजिए तो ही बेहतर है, क्योंकि बाद में आपको ये बार बार चीज़ें परेशान करेगी। अब आइए बच्चों देखते हैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है कि एक सेल बनाने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रोड कम से कम चाहिए। आइए हम डैनियल सेल की बात करते हैं। तो डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। देखिए ये क्या है, ये डैनियल सेल है। डैनियल सेल मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और ये इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये क्या है, रिडक्शन हाफ सेल।
और ये जो बीच में आपको डबल डॉट दिख रहा है ये है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में बताया था इस सॉल्ट ब्रिज इसमें बनाते हैं ताकि किसी भी आयन की जो कंसंट्रेशन है वो किसी सेल के मतलब किसी एक्टिविटी के दौरान बढ़ ना जाए। ये सारी चीजें मैं डिटेल आपको बता दी है, आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और इसमें आप इसको कर सकते हैं आप वहाँ पे। तो हालांकि मैं आपको क्या कर रहा था, मैं वीडियो दे रहा था। फिर हमने क्या किया, हमने ईएमएफ कैलकुलेट किए डिफरेंट टेम्परेचर और कंसंट्रेशन में। हमने क्या किया, हमने ईएमएफ कैलकुलेट किया, डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर्स पे। आपने ये भी चीज देखी वहाँ पे। अब क्या होगा बच्चों, अब हम क्या करेंगे, आपने ये तो चीजें पढ़ ली हैं। एक चीज जो आपको याद रखने वाली वो ये है कि बच्चों हम कभी भी जब कभी भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, जब कभी भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो उसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ये चीज याद कर लीजिए, जब कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात करेंगे तो उसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की बात है। बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि बेहद नेसेसरी है ये चीज करना। ठीक है, चलिए ये स्लाइड देखते हैं क्या है। फिर अब चलिए सपोज करिए कि अगर आपके पास अभी तक आपने आपके पास कंसंट्रेशन दे दिया था, टेम्परेचर दे दिया था, तो अभी और तो आपने क्या निकाला, ईएमएफ निकाला। अभी तक क्या था कि आपको ये अभी आपने जब भी ईएमएफ निकाला है तो अब तक क्या निकाला है आपने, अब तक आपने मतलब उसे कंसंट्रेशन टेम्परेचर क्या था, फिक्स था। अब जो आप ईएमएफ निकालेंगे वो वेरिएशन में निकालेंगे, मतलब जब कंसंट्रेशन वेरी करे तो क्या होगा, टेम्परेचर वेरी करे तो क्या होगा, इस पे निकालेंगे। खासकर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की, कि अगर कंसंट्रेशन वेरी होता है तो सेल की ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इसी चीज को पढ़ना है आज के आज टॉपिक में। तो ये क्या होता है बच्चों, अभी तक आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो आपने देखा होगा उसमें कई सारे हमने न्यूमेरिकल्स बनाए हैं, जिसमें आपको जैसे कि आपने न्यूमेरिकल जो अभी हाल में लगाए थे हम लोग, आपने देखा होगा उसको प्रीवियस वीडियो में। उसको अगर आप चाहते तो उसको आप देख सकते हैं। अब क्या होगा बच्चों कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम कंसंट्रेशन बनाएंगे। कंसंट्रेशन ऐसा बनेगा जो क्या होगा, जिसपे कंसंट्रेशन वेरी करेगा, और इसको बोलते हैं हम नॉइस इक्वेशन। आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है क्या, नॉइस इक्वेशन। नॉइस इक्वेशन क्या होता है बच्चों, नॉइस इक्वेशन का यूज हम तब करते हैं जब हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना हो, किस पे, डिफरेंट कंसंट्रेशन पे। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नॉइस इक्वेशन का। आइए इस नॉइस इक्वेशन को करना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या, तो बच्चों आज का टॉपिक क्या है, आज हमको पढ़ना है क्या, नॉइस इक्वेशन। इसको पहले करने से पहले आप क्या करेंगे, आप पहले इसका फॉर्मूला नोट करेंगे। ये होता है बच्चों इसको नोट करेंगे। इसको बोलते हैं नॉइस इक्वेशन। ये पहले नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ई जो है वो क्या है, ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है, कब, एट एनी कंसंट्रेशन एंड ई का मतलब है ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट एनी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। E0 पता है आपको, सेम कहानी है, बस इसके आगे स्टैंडर्ड कर लीजिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बाकी वही ऑफ सेल एट एनी कंस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए, अब आपको जो पता हो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर होगा कितना, 298 केल्विन, और प्रेशर कितना होगा, 180। तीसरे क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, 298 केल्विन, और प्रेशर कितना होता है, 180। आर क्या है बच्चों, आर है गैस कांस्टेंट, और आर का मतलब होता है 8.314 जूल पर मोल।
I is equal to gas content 8.314 जूल पर मोल केल्विन। इसको नोट करेंगे पहले, कितना नोट करेंगे पहले, क्या करने वाला है, चलिए उम्मीद है कितना नोट हो गया होगा। आगे आगे बढ़ते हैं। टी क्या है बच्चों, यहाँ पे टी है टेम्परेचर इन केल्विन, याद रखिएगा। टेम्परेचर क्या होगा, केल्विन होगा। एफ क्या है बच्चों, एफ है फैराडे। और बच्चों अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि एफ होता है क्या, फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो ये आपको है। और असल में क्या होता है, देखिए बच्चों मैं समझा दूँ, 96,500 कूलम का मतलब होता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो क्या बोलेंगे हम, फैराडे कांस्टेंट। एन का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। एन का मतलब क्या होता है बच्चों, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, मतलब इस रिएक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं हम, एन एन से हम करते हैं। अब देखिए बच्चों लॉस्ट का मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और गेन का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अगर लॉस हो रहा है, अगर देखिए बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर गेन हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, रिडक्शन पोटेंशियल। टी क्या है बच्चों, उसको नोट कर लीजिए, ये है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर गैस की बात हो रही है तो गैस में होता है P इन मीडियम, मतलब प्रेशर इन मीडियम, और इसी तरह से R का मतलब क्या है, R का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अगर गैस है तो P इन, क्या मतलब होगा, P क्या है, ये P जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर गैस की बात हो रही है तो प्रेशर रिएक्टेंट की बात करेंगे वहाँ पे। R का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अगर हम गैस की बात करें तो वहाँ पे क्या है, P इन मीडियम। इसको नोट कर दीजिए। लेकिन बच्चों अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो शायद आपको ये क्वेश्चन ना मिले, ठीक है, तो क्या मिलेगा आगे उससे बात करते हैं। होता क्या है बच्चों कि जो आपके सिलेबस में है, तो आपके सिलेबस में जब भी क्वेश्चन बन के आएगा तो 99% केस में टी आर की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है बच्चों। जैसे आर की वैल्यू तो फिक्स ही होगी, एफ की वैल्यू फिक्स होगी। तो क्या होता है बच्चों कि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपके एग्जाम में क्या होगा कि जो क्वेश्चन आएंगे उसके याद रखिए, इसमें जो टेम्परेचर होगा वो 298 केल्विन दिया रहेगा, आर 8.314 जूल पर मोल केल्विन दिया रहेगा, और आर दिया रहेगा 96,500। जो आपके सिलेबस में है बच्चों, आपके सिलेबस में ये चीजें दी रहती हैं, मतलब ये मानता है कि जो न्यूमेरिकल आपको मिलेगा आपके कोर्स में, उसमें आपको ये तीन चीजें दी रहेंगी, क्या, टेम्परेचर, गैस कांस्टेंट और फैराडे, ये सारी चीजें आपको दी रहेंगी। अब क्या होगा बच्चों कि जब ये दिया है तो अब हमें जो पहला जो अभी हमें क्वेश्चन पढ़े हैं फिर उतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जब हमें आर, टी और एफ की वैल्यू पता ही है तो क्यों ना उस इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई कर दें। वही जो इक्वेशन होता है वो जो सिंप्लीफाई बनता है, देखिए बच्चों ये नोट क्या हुआ, तो देखिए बच्चों अब हमें जब चूंकि हमें टी आर एफ की वैल्यू पता है तो हमने क्या किया, उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। और हमने क्या निकाल दिया, एक कांस्टेंट हो गया 0.59 जो आपके एग्जाम में आएगा, जो मेन आपको पढ़ना है वो यही पढ़ना है,
ठीक है। तो जो पिछला नॉर्म्स इक्वेशन था उसको चाहिए, अगर आपको ज़्यादा जानकारी के चाहिए तो उसको याद कर लीजिए। अगर नहीं इच्छा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आप केवल याद कर सकते हैं, ठीक है। और इससे भी आपका काम क्या होगा, चल जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हमने ये इक्वेशन हो गया, और इसी इक्वेशन को जो मेन है आपसे एग्जाम में पूछेगा। यही आपका मेन नॉर्म्स इक्वेशन जो आपको किताबों में मिलेगा। और कैसे ही आया है, एक नॉर्म्स इक्वेशन पहले था जो किसी भी टेम्परेचर के लिए था, ठीक है। लेकिन ये जो नॉर्म्स इक्वेशन है वो उस टेम्परेचर के लिए है जब टेम्परेचर कितना हो, 98 केल्विन। और क्यों हमने ये पढ़ा है, रीजन ये है कि जो आपका सिलेबस है उसमें जो मैक्सिमम नंबर के जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें ये चीज हमेशा होगी, मोस्ट प्रोबेबली डी नहीं होगी। ये बात क्लियर है। चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ डाउट और क्लियर होगा। अब आइए बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल, क्वेश्चन है फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल of Fe2 plus 0.01 molar and FeS at 25. और क्या दिया होगा, E0 Fe2 plus Fe कितना दिया हुआ है, -4.5। एक क्वेश्चन आपसे है कि फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एंड फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe2 प्लस 0.01 मोलर और Fe at 25 डिग्री सेल्सियस आपको बताना है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि E0 जो है ये Fe2 प्लस Fe ये क्या है आपका 0.5 वोल्ट पे है। ये आपको क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इस ये जो आपको सेल दिख रहा है इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। यही आपको क्या करना है, आज सॉल्व करना है। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसका फिर आपका नॉर्म्स इक्वेशन का फॉर्म बेहतर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, इसको चाहिए तो आप अपने मन से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, नॉर्म्स इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान दें कि हम क्या यूज कर रहे हैं। यही बच्चों, यही आपको इस्तेमाल करना है। इस चीज़ को आप नोट किए रहिए और यही आपको क्या होगा, इस्तेमाल बार लाना है। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बच्चों, गेन करना। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बच्चों, गेन करना। तो देखिए बच्चों, आइए रिएक्शन की बात करते हैं। ये मैं आपको डिटेल बढ़ा रहा हूँ, तो आप ये सब चीज़ स्किप कर सकते हैं। अगर आप उतना ज़्यादा अगर आप एडवांस हो चुके हैं या अपने दिमाग से ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं है। ये तब तक लिखने की जरूरत है जब तक आप चीज़ों को पूरी तरह से अच्छे से क्या कर पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे हैं। देखिए बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट करता है तो उसे बोलते हैं क्या, या गेन करता है, क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, Fe2 प्लस, ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत भाई, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, रिडक्शन, ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिएक्शन लिखा मैंने, इसको आपने लिख दीजिए, इसको रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। रिडक्शन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा कि Fe2 प्लस और जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Fe बनाएगा बच्चों। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, अब n क्या था बच्चों, याद करिए n क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट गेन और लॉस। तो यहाँ पे गेन हो रहा है, उससे मतलब नहीं है, बस n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं और गेन करने के बाद यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, क्योंकि Fe2 प्लस जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। बच्चों मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल के अपोजिट होता है, मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बच्चों, अगर हमें एक रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाए तो हम ऑक्सीजन पोटेंशियल उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो हमें दोनों में से कोई एक चीज निकालना है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है कि सर क्यों नहीं हम ऑक्सीजन पोटेंशियल लेके चलें, तो चल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा मतलब तब आप यही क्वेश्चन उलट जाएगा। ये क्वेश्चन आप लिखिए
ये भी आप एक रिएक्शन लेके चल सकते हैं, लेकिन बच्चों मैंने बोला था कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या मानते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ही मान के चलते हैं। इस वजह से हम बार बार इस चीज को लेके चल रहे हैं। और हमें चूंकि पता है कि अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेते हैं तो हम ऑक्सीजन पोटेंशियल भी क्या करेंगे, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू होगी, एन की वैल्यू होगी 2। ये बात क्लियर है। यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू 2 है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड or solid is considered as unity। क्या नोट करेंगे बच्चों, एक कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड और सॉलिड इज कंसिडर्ड यूनिटी। अगर बच्चों आपके पास कोई प्योर लिक्विड या सॉलिड दिया हुआ है तो उसकी कंसंट्रेशन को आप 1 मान लेंगे। ठीक है, अभी मैं समझाइए, लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ क्या मैं कह रहा हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है। तो देखिए बच्चों, हमें इस इक्वेशन के लिए 3 चीजें चाहिए थी। ये चाहिए था जो कि दिया हुआ है, ये चाहिए था जो कि दिया हुआ है, ये हमें निकालना नहीं है, ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू n = 2 हमें यहाँ से मिल गई, p की वैल्यू दी हुई है, हाँ मतलब p ये है, p क्या है, ये है प्रोडक्ट है ये। तो इसकी हम क्या मैंने बोला है, मैंने बोला है यूनिटी। यानी कि कोई चीज अगर अपने प्योर फॉर्म में है तो हम ये मानेंगे उसका कंसंट्रेशन कितना है, यूनिटी है, कितना है 1 है। और नीचे क्या दिया हुआ है r मतलब रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देखिए यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है। अब आइए इसी चीज की वैल्यूज को पुट करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो E = क्या हो जाएगा बच्चों, E0 -4.5 -0.059/2। अब देखिए बच्चों log 10, T की वैल्यू कितनी है, प्रोडक्ट ये क्या है, प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में क्या मानते हैं, यूनिटी, मतलब कितना हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, Fe2 प्लस, और Fe2 का कितना दिया है 0.01, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10. अब देखिए बच्चों यहाँ तक नोट करके फिर आगे बढ़ते हैं। जो भी ये हो गया होगा। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा, ये चीज ऊपर जाएगी, तो मैं यहाँ साइड में कैलकुलेशन करना उनके लिए जिनका मैथ थोड़ा कमजोर है। अब देखिए बच्चों, ये जो है 10 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, log 10 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। log 10 × 1 तो यह 1 निकलेगा। देखिए अब log 10 को माइनस क्या होता है, अब देखिए बच्चों आपको पता है कि log 10 और n, तो n तो ये क्या होता है m log 10। ये उनके लिए है बच्चों जिनको मैथ नहीं आती है। हालांकि क्लास 10 तक अगर आप मैथ पढ़े तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, कि नहीं पता है तो यानी एक फॉर्मूला होता है, अगर log 10 पर n के पावर m है तो क्या जाता है n log 10 m याद रखो। देखिए यहाँ पावर क्या है, -2 कितना होगा, -2। ये बात क्लियर है यहाँ तक, किसी को देखिए बच्चों ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 पावर, ये ऊपर गया तो क्या होगा 10 पावर 2 हो गया, तो क्या होगा 2 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इस टोटल की वैल्यू कितनी हो गई। यहाँ तक हो गया, तो चलिए E = -4.5 -0.059/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा × 2 से 2 कट जाएगा। बच्चों अब इसे सॉल्व करेगा, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों बताइए, इसका आंसर आएगा -0.549। नोट करेंगे कितना आएगा, माइनस इसके को घटाएंगे कितना आएगा, -0.509 वोल्ट आएगा। इसको नोट कर लीजिए, आप चाहे तो अपने मन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों ये क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ऑक्सीजन पोटेंशियल कितना हो जाएगा +0.95, यही आपका आंसर। उम्मीद है कि क्या होगा आपको आसान लग रहा होगा। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया है, ये निकालना था, हमने ये दिया हुआ है, ये पता है, ये हमने यहाँ से निकाल लिया, इस रिएक्शन की जो रिएक्शन है वहाँ से निकाल लिया, और log P और R की पता है, हमने बस उसको सिंपली सॉल्व किया, हमने कितना दे दिया, ये मिल गया। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है इतना, और ऑक्सीजन कितना है। मुझे लगता है बच्चों यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। एक और क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Cr3 plus 0.1 molar at 25 डिग्री सेल्सियस। और क्या दिया बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है आपको E0 Cr3 प्लस और Cr3 प्लस क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे दिया है -0.75। बच्चों उसी की तरह है बिल्कुल, एक बार आप ट्राई करिए, मैं आपको एक मिनट समझ देता हूँ, उसको ट्राई करिए। बच्चों क्वेश्चन का हिस्सा नहीं दिख रहा है, मैं इस चीज को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये चीज वहाँ लिखी हुई है, यही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज। देखिए बच्चों क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, कह रहा है कि आपको इसका रेडिएशन निकालना है जब ये चीज आपको क्या हुई है, दी हुई है, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर भी कहानी सेम है, कहानी सेम क्या है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। अब आपको पता है बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है, बताइए। वो पता है कि Cr क्या करेगा, Cr3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा Cr, यानी कि n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। कैसे जानेंगे, क्योंकि पता है n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेट। यहाँ पे कितने नंबर, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं 3, तो यहाँ पर क्या हो गया n इक्वल कितने हो गया 3। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको क्या बोलेंगे, ये है रिडक्शन पोटेंशियल और इसी का अपोजिट क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या है बच्चों, ये है आपका रिडक्शन पोटेंशियल और इसी का अपोजिट क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसमें क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। अब आइए बच्चों लगाना स्टार्ट करते हैं, बेहद आसान है, यही बस फॉर्मूला पुट कर देना है। E इज इक्वल टू E0, E0 कितना दिया हुआ है 0.75 माइनस 0.059 अपॉन n कितना है 3 और क्या हो जाएगा log 10। अब देखिए बच्चों आखिर बड़ी बात हो गई, यहाँ ये अपने क्रोमियम अपने प्योर फॉर्म में है तो क्या मान लेंगे यूनिटी मतलब 1 और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 10 to the -। मुझे लगता है बच्चों यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों इसको सॉल्व करिएगा, इसमें मैं आपको डायरेक्टली आंसर कर देता हूँ, आप जो सॉल्व करिएगा तब जाकर जो हैबिट में रहेंगे। तो इसका आंसर आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा -0.77 वोल्ट क्या रिडक्शन पोटेंशियल। और इसी का आपको अगर ऑक्सीजन पोटेंशियल निकालना हो तो क्या जाएगा +0.77 वोल्ट। क्लियर है बच्चों, लिखने का तरीका, इसको बच्चों लिखेंगे कैसे, ऐसे और इसको कैसे लिखेंगे ऐसे। मुझे लगता है बच्चों 2 क्वेश्चंस हो गए और आपको 2 क्वेश्चन से आपको नॉट क्वेश्चन को निकालना अच्छे से आ गया होगा। अब मुझको लगता है सर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत हद तक क्वेश्चन कुछ आ गए होंगे, ठीक है। चलिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, तो मैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको लगवाता हूँ, यहाँ पे क्लियर है। हो गया, चलिए अब एक और कुछ लगाते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन अगला कह रहा है फाइंड EMF of cell, find EMF of cell Cr3 plus 0.1 molar Fe2 plus 0.01 molar of FeS। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और डाटा क्या दिया बच्चों, आपको दिया हुआ है E0 Cr3 प्लस Cr कितना है -0.75 वोल्ट है और E0 Fe2 प्लस और F कितना है
माइनस 0.5 वोल्ट। देखिए बच्चों ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। देखिए बच्चों हुआ क्या है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इससे निकालना है कि इस सेल ईएमएफ क्या है। अभी तक आपको केवल एक ही सेल मतलब एक ही हाफ सेल दिया जाता है, यहाँ पे दो हाफ सेल है, इधर ये ऑक्सीजन हाफ सेल, उधर क्या हो गया रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। अब आपको इसकी मदद से क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो देखिए बच्चों मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन आसान, पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है बच्चों। ये जो ऊपर वाला डाटा देख रहा हूँ ये वही डाटा है जो अभी पिछला क्वेश्चन दिया है हमें। तो इस डाटा से जो ई निकला था वो कितना निकला था बच्चों, वो निकला था आपका -0.77 वोल्ट निकला था। क्या रिडक्शन पोटेंशियल क्लियर है। अभी आपने जस्ट निकाला है वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल क्या निकला था आपका 0.77 वोल्ट निकला था। अभी जस्ट आपने वहाँ पर देखा हो -0.77 वोल्ट। देखिए बच्चों अब ये जो दिया है इससे आप वही कहानी करेगा जो अब तक हम लोग करते आए हैं, ठीक है। मतलब क्या करते हैं अब तक, जैसे देखिए बच्चों अभी तक हमने इसकी सहायता से क्या निकाला ई। अब आप लोग खुद से अपने घर पर इसके सहायता से ये निकालेगा। तो इसका जब आप ई निकालेंगे तो ये आएगा आपका -0.509। मतलब इसके सहायता से ई निकालेंगे आप तो इसका कितना आएगा आंसर, मतलब इसके सहायता से इसकी वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू कितनी जाएगी 2, तो n की वैल्यू 2 पुट करिए, e0 की वैल्यू ये पुट करिए, यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा इतना, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा बच्चों कैथोड माइनस एनोड। आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो कैथोड किसमें कौन सा है, इसमें कैथोड ये है, तो क्या -509 -177। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा आपका 261। इसको लिख लीजिए और सॉल्व करिए इसको। ये आपको होमवर्क रहेगा, इसके सहायता से आप इसको निकालिएगा। आंसर मैंने बता दिया है आपको, ये आपकी जिम्मेदारी निकालना है इसको। तो इसके सहायता से ये निकालिएगा, मतलब इस चीज को इसमें पुट करके ये निकलेगा। और आपको पता है कि क्या होता है ईएमएफ क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड क्या है ये, एनोड कौन सा है ये सारी कैसी है सारी चीज हम समझा चुके हैं आपको। और उसके सहायता से जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए, एक बार अच्छे से देख भी लीजिए। बच्चों यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखते तो एक बार नोट कर लीजिए, मैं ऑफ कर देता हूँ। एक बार नोट कर लीजिए क्या लिखा हुआ है, शायद वो दिख नहीं रहा है क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आपको यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं देखने में, मैं इसे सॉर्ट आउट करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए हो गया। चलिए बच्चों अब हम निकालेंगे, अब हम पढ़ते हैं क्या अपना अगला टॉपिक। चलिए उसमें पढ़ते हैं। चलिए अब क्या हुआ बच्चों, एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं दोबारा से। चलिए अब हम अगला पढ़ेंगे क्या, हम अगला टॉपिक है ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन। क्या है अगला, ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन। अभी आपका टॉपिक क्या है बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल। बच्चों ये हल्की सी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। चलिए बच्चों तो ठीक है। अगला क्या पढ़ेंगे बच्चों, अगला हम पढ़ेंगे ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल। हमें ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है अगला, हमें पढ़ना है ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल। अब बच्चों क्या करना है कि इसमें हम क्या करेंगे, अब हम
अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बेसिस पढ़ा है। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों? अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या? रिएक्टेंट के बेसिस, कंसंट्रेशन के बेसिस पे। आइए देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, पहले ये देखते हैं। चलिए आइए पहले हम, आपको ये पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे सारी चीजें आपको आनी है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक चीज यहाँ पे नोट करेंगे, in concentration cell E0 is always 0. सुनो क्या कह रहा है? ये कह रहा है in concentration cell E0 cell is always 0. इसको नोट कर लीजिए। क्या कह रहा है? in concentration cell E0 cell E0 cell is always 0. इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसका मतलब क्या होगा? सुनते हो बच्चों कि E cell is equal to E0 reactant minus E0 product। चलिए इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको जरूर है, ठीक है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ बच्चों कि E0 मतलब क्या? इसका ऐसा लिखिए, इसको आप ऐसे कर लीजिए, कैथोड माइनस एनोड कर लीजिए। ये क्या होगा? मतलब अगर E0 सेल यानी कि कंसंट्रेशन सेल में जो E0 सेल होता है हमेशा क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। मतलब E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस E0 कैथोड माइनस E0 एनोड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों ये हुआ क्यों, आइए इसमें हम समझते हैं, ठीक है। जैसे हम सपोज ले बच्चों, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ कैसे देखिए बच्चों, हमने एक सेल लिखा आपके सामने। क्या लिखा है? हमने एक आपके सामने सेल लिखा है। ये एक सेल है आपके पास, ठीक है। सेल समझे लोगे, ये सेल प्रेजेंटेशन है और ये सेल जो है वो है at 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए बच्चों, अभी तक हम क्या हुआ कि अभी तक हम जितने भी सेल के बारे में बात किए वहाँ पे आपको एक चीज कॉमन दिख रहे थे, वो ये था कि यहाँ पर ये दो चीजें अलग अलग थी। जैसे हमने जिंक और कॉपर का पढ़ा, हमने क्रोमियम और Fe का पढ़ा, हमने जो है आपका क्या थे निकल और लेड का पढ़ा। मतलब अभी तक हमने जितने भी सेल की पढ़ाई की है, हमने वहाँ पे एक चीज देखी कि ये दोनों क्या होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमने क्या पाया कि यहाँ पर ये पाया कि ये दोनों सेम है, बस फर्क क्या है बच्चों कि यहाँ पे कंसंट्रेशन का फर्क है। किसका फर्क है? कंसंट्रेशन का फर्क है। अब क्या है बच्चों कि अब ये चीज कैसे है, बस इसे समझना है आपको। देखिए बच्चों, होता क्या है कि ये चीज आती कैसे है भाई, ये चीज आती कैसे है बच्चों? ये आती कैसे है? ये बच्चों आती ऐसे है कि ये जो चीज है वो डिपेंड करती है एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। ये जो चीजें डिपेंड करती है एलिमेंट के ऊपर। एलिमेंट का मतलब कैसे होगा भाई? देखिए अभी E0 सेल की हम बात करें तो तभी आप देखिए कि जिंक कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, फिर वो इतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ये सारी चीजें हम क्या होगा कि अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। ये चीज ये सारी चीजें पढ़े हैं। अब देखो जो यहाँ भी Ag प्लस है, यहाँ भी Ag प्लस है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ नहीं, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब क्या है बच्चों कि यहाँ पे क्या है, ये जो E0 है ये डिपेंड करता है एलिमेंट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एलिमेंट के ऊपर। और यहाँ पे क्या है? एलिमेंट सेम है। तो जब एलिमेंट ही सेम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। E0 सेल किस पर निर्भर करता है? एलिमेंट्स पे। E0 सेल कब आता था? एक्सटर्नल इलेक्ट्रोपोटेंशियल कब आता था? जब हम दो अलग अलग जिंक रॉड्स को लेकर हम EMF निकालते थे। लेकिन हुआ क्या बच्चों कि अब ये डिपेंड करता है एलिमेंट पे, और जब यहाँ पे एलिमेंट ही सेम हो गया तो यहाँ पर क्या होगा? E0 अपने आप से क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो मतलब ध्यान रखेंगे बच्चों कि जो कंसंट्रेशन सेल में जो E0 सेल होता है, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ सेल होता है, वो हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि जो E0 सेल है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? वो डिपेंड करता है एलिमेंट्स के ऊपर। और जब यहाँ पे एलिमेंट्स ही सेम हो गए तो यहाँ पे क्या हो गया? ये चीजें क्या हो गई? 0 हो गई। ये बात क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं क्या कहानी है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे क्या हुआ कि आइए इसका हम निकालते हैं क्या? इसका निकालते हैं हम E, निकालते हैं इसका E, क्या निकालते हैं इसका E। यही के हिसाब से कहाँ गए? कंफ्यूज क्या होना है बच्चों? आपको तो मैं दिखाई दिया हूँ अच्छे से।
केमिस्ट्री में बाकी नहीं है इसका। देखिए बच्चों अब यहाँ क्या हो रहा है देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर हो रहा है यही चीज हो रही है बच्चों। इस सेल में क्या हो रहा है, इस सेल में दो चीजें हो रही हैं, एक साइड में क्या हो रहा है, Ag जो है वो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, और दूसरे साइड में क्या हो रहा है, वही Ag इलेक्ट्रॉन Ag प्लस इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट क्या कर रहा है, Ag बना रहा है। यही सारी चीजें हो रही हैं बच्चों। अगर इस हम रिलेशन को होल को लिखे तो क्या इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, अगर इस रिएक्शन को होल लिखा जाए तो क्या हम लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, अब देखिए अब क्या है, यहाँ ये चीज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन का होल लिखेंगे। ये चीज मैंने आपको पहले बताई नहीं है, पहले समझ लीजिए। ये सपोज करिए कि जब मैं आपको बता रहा था, आपको याद होगा जब हम सेल रिएक्शन लिख रहे थे, तो हमने सेल रिएक्शन में ऐसे ही किया था। हमने क्या किया था, हमने कहा था कि जो सेल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, और उसके बाद जो चीजें बचती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल रिएक्शन। क्या बोला था मैंने, बोला था सेल रिएक्शन क्या होता है, सेल रिएक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद जो बचता है क्या बोलते हैं, हम सेल रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, जो ऊपर हमने सेल लिखा था, अभी जस्ट में लिखा था, उसका आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर जो ऊपर वाला जो Ag प्लस है, ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना था 2 मोल, और इसका कितना था बच्चों 0.2 मोल। तो देखिए बच्चों, अभी हमने जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, जो ऊपर वाला था ये कितना था 0.2 मोलर, और ये कितना था बच्चों 2 मोल। मतलब कि यहाँ पर सेल में सब कुछ सेम था, बस जो कंसंट्रेशन थे वो क्या थे, सबका क्या था, अलग अलग था। तो अब क्या होगा बच्चों कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, Ag से Ag कट गया, क्योंकि ये दोनों कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। क्योंकि मैंने बताया है कि जब प्योर एलिमेंट होता है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, यूनिटी, मतलब इसका कंसंट्रेशन कितना है, यूनिटी। मतलब यहाँ से यहाँ कट गया, ये Ag प्लस यानी कि क्या बचा बच्चों, यानी कि बचा Ag प्लस से Ag प्लस, बस फर्क कितना है कि यहाँ पे क्या है 2 मोलर से 0.2। यही तो बचुआ बच्चों, जो सेल रिएक्शन क्या हुआ, ये निकला, और बस ये क्यों नहीं कटा, ये इस वक्त निकला तो इनके जो कंसंट्रेशन से वो क्या अलग अलग थे, इसमें तो कैंसिल आउट नहीं होंगे। यहाँ तक से कोई दिक्कत है। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम इसके सहायता से निकालेंगे, ये निकालेंगे कैसे निकालेंगे, जो साइड में लिख देता हूँ, हमें E निकालना है। E0 की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि मैंने बोला है कि कंसंट्रेशन से जो E0 होता है वो क्या होता है 0। ये क्या रहेगा 0.59, n की वैल्यू कितनी है 1, और log 10। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या था कि वहाँ पर क्या था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितना है 0.2, और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कितना है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक लिखने पर यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। जब बच्चों इसको सॉल्व करेगा, आप करना पड़ेगा, ये कट जाएगा 0.1 से, ठीक है, करिएगा बच्चों। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये कितना प्लस 1.509, करके देखिएगा क्या मिलेगा आपको, प्लस 0.509 मिलेगा। ये यहाँ पर क्या है आंसर, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ से एक नया फॉर्म निकल कर आता है, वो क्या करता है, क्या वो निकल कर आता है E = E0 minus 0.059 upon n log C1 upon C2। C1 क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और C2 क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चाहिए तो एक आपका फॉर्मूला ये भी नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ से चाहिए तो आप इस चीज को ऑमिट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है। तो चाहिए तो आप इसको भी बिना लिखे लिख सकते हैं, दोनों सही है। उसको लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत है, क्योंकि E0 आपको 0 ही करना है, और इसको नहीं भी लिखते हैं तो अपना क्या है, बस 0 से है तो उसको लिख सकते हैं। चाहिए तो ये भी क्या है, एक नॉस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला। तो देखिए बच्चों, आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। तो हमने पढ़ा आज क्या होता है, हमने पढ़ा आपको मैंने बताया कि किसी भी कंसंट्रेशन को कैसे किसी सेल का यूनिट निकालते हैं। तो हमने 3 नोट्स इक्वेशन पढ़ा, इसमें पहले वाला नोट्स इक्वेशन आपके उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट था आपके लिए, और ये भी चीज़ ये इंपॉर्टेंट ये वही चीज़ है, बस इसी को हम दूसरी भाषा में बोल दिए हैं कि यहाँ पर हम असल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमने इस्तेमाल किए हैं, कंसंट्रेशन का टर्म इस्तेमाल किए हैं। C1 कॉन्सेप्ट मतलब C1 का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और C2 का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बच्चों इसके बाद हम आगे क्लास में कंटिन्यू करते हैं, तो घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।